ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक गेम में फंस जाता है। गेम से आप इसे नॉर्मल मत समझना, क्योंकि वहाँ पर उनके क्रिएटर ने गेम के अंदर से लॉग आउट का बटन ही हटा दिया था, जिसकी वजह से जितने भी प्लेयर्स वहाँ पर थे वो सभी उसके अंदर कैद हो चुके हैं। वहाँ उस गेम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो किसी तरह से इस गेम को क्लियर करे, और क्लियर करने के लिए इन्हें टोटल 100 फ्लोर्स को क्लियर करना है। तो कहानी की शुरुआत होने से पहले हमें बताया जाता है कि इस गेम का बीटा टेस्ट जो कि हर गेम को लॉन्च करने से पहले किया जाता है वो पूरा हो चुका है। सोल्ड आउट और ऑनलाइन ये गेम लाइव आने के लिए तैयार है। सभी प्लेयर्स जिन्होंने बीटा टेस्ट में भाग लिया था और जिन्होंने नहीं लिया था वो भी सभी तैयार थे। इसी बीच हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर किरीगाया काजुटो को देखते हैं। वो भी गेम के अंदर एंटर करने के लिए अपने नेव गियर को लेकर तैयार था। आज संडे का दिन था और 1 बजे ये गेम लॉन्च होने वाला था। काजुटो हेलमेट को पहनता है और वहीं लेट जाता है, जिसके बाद जैसे 1 बजते हैं तो वो वहाँ से सीधा गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। ये गेम का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर उसका नाम किरोटो है, क्योंकि उसने अपने अवतार का नाम ही यही रखा है। अब जैसे गेम स्टार्ट होता है तो किरोटो को पता था कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो तुरंत ही भागने लगता है। जबकि बाकी प्लेयर सभी बहुत हैरान थे और साथ ही परेशान भी थे कि आखिर वो शुरुआत कहाँ से करे। उसी दौरान एक दूसरा प्लेयर जिसका नाम केलिन है, वो किरोटो को बिना हिचकिचाए सीधा डायरेक्शन में भागते हुए दिखता है। वो किरोटो के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है, क्योंकि वो जान गया था कि किरोटो 1000 बीटा टेस्ट्स में से एक है। बीटा टेस्ट्स वो होते हैं जिन्हें गेम खेलने की परमिशन गेम लॉन्च से पहले ही मिल जाती है। इसलिए यहाँ किरोटो की गेम के बारे में बाकी सबसे ज्यादा नॉलेज है। किरोटो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसी वजह से वो केलिन को अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ जंगली वाइल्ड बीस्ट स्टॉक खत्म करते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ आइटम्स मिल सके। इससे अब उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तभी केलिन बताता है कि उसने कुछ ही टाइम पहले एक पिज्जा ऑर्डर किया था, तो वो भी कुछ देर में उसे खा कर आ रहा है। वो लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसकी स्क्रीन पर लॉग आउट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। जब किरोटो भी ये चीज चेक करता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि लॉग आउट का ऑप्शन उसकी स्क्रीन पर भी नहीं था। उन्हें लगा था कि शायद कोई बग है, मतलब कोई मिस्टेक है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर बाद उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर लिया जाता है और अब वो टाउन के बिल्कुल सेंटर में आ चुके थे। यहाँ पर इस गेम का क्रिएटर कायाबा उन्हें बताता है कि लॉग आउट बटन हटाने का कोई मिस्टेक या बग नहीं है, ये असल में एक फीचर है। अगर उन लोगों ने जबरदस्ती गेम के बाहर उस नर्व गियर को हटाने की कोशिश की तो वो अपने आप ही मारे जाएंगे, इसलिए कोई भी ऐसा करने की कोशिश ना करे। दूसरी चीज, यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, वो है इन्हें 100 फ्लोर क्लियर करने होंगे। हर एक फ्लोर पर अपना अपना अलग बॉस है जिसे इन लोगों को हराना है। ये किसी तरह से उसे हराते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। और फिर लास्ट में एक फाइनल बॉस आ गया था, जिसे हराने के बाद इन्हें इनके रियल वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद अब अचानक से वो फिर से टेलीपोर्ट होते हैं और सभी अपने रियल फेस के साथ वहाँ पर आ गए थे। मतलब जैसे वो रियल लाइफ में दिखते हैं, उनका कैरेक्टर सेम वैसा ही हो गया था। अभी किरोटो जानता था कि अब बहस कर कुछ फायदा नहीं है, उसे किसी तरह से यहाँ के 100 फ्लोर को क्लियर करना होगा, तभी वो बाहर जा पाएगा। इसलिए अब वो वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा था। उसे अभी अगले गाँव में जाना था, लेकिन अभी वो केलिन से कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगा, जिस पर केलिन कहता है कि नहीं, वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता और उसके दोस्त अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अभी यहीं पर रुकेगा। किरोटो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। किरोटो जानता था कि अगर उसे इस गेम को क्लियर करना है तो उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार था। अब यहाँ से करीबन 1 महीना बीत जाता है। हमें जानने को मिलता है कि अभी तक वो फ्लोर क्लियर नहीं हुआ है और जो 10,000 प्लेयर्स जो कि ओरिजिनल प्लेयर्स हैं, जो गेम के लाइव आते वक्त यहाँ पर आए थे, उनमें से सिर्फ 2000 प्लेयर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो फर्स्ट फ्लोर को क्लियर नहीं कर पाए। इसका रीजन बस ये था कि उनके बीच में यूनिटी और टीम वर्क नहीं है। सब अकेले अकेले गए और धीरे धीरे करके मारे गए। अब इसी चीज को देखते हुए कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ने एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे। वो लोग अभी बात कर रहे थे कि वो किस तरह से फ्लोर को पार कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही फ्लोर को पार नहीं कर पाए, तो आखिर वो 100 फ्लोर को कैसे पार करेंगे। वहीं पर खड़ा डेविल नाम का एक प्लेयर सभी से कहता है कि जब उसकी टीम भी वहाँ उस फ्लोर को पार करने गई थी तो उन्होंने किसी तरह से उस बॉस के रूम को तो पता लगा लिया था। हालांकि बाद में उसकी टीम मारी गई, क्योंकि वो लोग प्लान बनाकर वहाँ पर नहीं गए थे, वो बस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखते हुए गए थे और किसी तरह से रूम तक पहुँच गए। डेविल कहता है कि हम फिर से वहाँ पर जा सकते हैं और इस बार हम पूरे 6 टीम बनाकर जाएंगे, जिससे कि हम उस बॉस को मिलकर हरा पाएं। अब इसके लिए उन सभी को एक एक टीम बनानी थी। सभी ने टीम लगभग बना ली थी, लेकिन किरोटो को कोई भी नहीं मिला था। तभी किरोटो वहाँ पर बैठे एक लड़की को देखता है, उसका नाम असुना है। किरोटो तुरंत उससे बात करता है और फिर वो दोनों मिलकर
टीम बना लेते हैं। हालांकि अब वो लोग कुछ प्लान वगैरह करें इससे पहले ही वहाँ पर एक किबाओ नाम का प्लेयर आता है और कहने लगता है कि जितने भी बीटा टेस्ट वाले प्लेयर हैं उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो इस गेम को पहले खेलने का मौका मिल चुका है। इसका मतलब उन्हें इसकी नॉलेज है। लेकिन हमारा क्या, हम तो अभी अभी इस गेम में आए हैं। लेकिन तभी आइगन लैम के एक प्लेयर खड़ा होता है और उसके पास आकर उसे बहुत ही प्यार से समझाता है कि वो गलत बात कर रहा है, क्योंकि बीटा टेस्ट वाले भले यहाँ पर आए थे लेकिन उन्होंने इसके लिए एक गाइड भी तैयार की थी। शायद उस लड़के ने गाइड पढ़ी नहीं, इसी वजह से वो ऐसा कह रहा है। एंजल सभी को गाइड दिखाता है और कहता है कि हम इससे आगे के बारे में और जान सकते हैं, जिससे हम उस बॉस को हराने में भी आसानी होगी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो पहले फ्लोर पर किसी तरह से सब कुछ सही कर उस बॉस के पास पहुँच चुके थे। सभी टीम उस बॉस को घेर लेती है और अभी सब आसान चल रहा था, क्योंकि सब कुछ उस गाइड की तरह ही हो रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ उस लेवल का बॉस अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। किरोटो ने तुरंत ये चीज नोटिस कर ली थी। ये तो वही तलवार है जो कि बीटा टेस्ट के दौरान इस बॉस ने निकाली थी। किरोटो समझ गया था कि इसके नजदीक जाने में खतरा है, इसी वजह से वो सभी को वार्न करता है। लेकिन डायबल पहले ही वहाँ से आगे बढ़ गया था, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है और वो वहाँ से दूर फिक जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी और उसकी जो हेल्थ मतलब एचपी थी वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। किरोटो उसके पास आता है और उसे कुछ हीलिंग पोशन टाइप की चीजें देने लगता है, लेकिन डायबल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इसे तुम ही रखो, बाद में तुम्हारे काम आएगी। गलती मेरी है, क्योंकि मैं एक बीटा टेस्टर था, इसी वजह से मुझे पता था कि इस मॉन्स्टर के ऊपर जो भी आखिर में हमला करेगा उसे ही उसका वेपन मिलेगा। इसी वजह से उस वेपन की लालच में मैंने हमला किया था। वैसे इसके बाद किरोटो और असुना दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए। वो दोनों इसलिए आगे गए थे जिससे कि वो बॉस जब हमला करे तो अलग अलग डायरेक्शन में उसे संभाल सके। लेकिन बॉस किरोटो पर हमला करता है और किरोटो जाकर असुमा से टकराता है। तभी वहाँ पर आइजल अपने साथियों के साथ आगे आ गया था। वो कहता है कि तुम थोड़ी देर रिकवर करो, जब तक मैं और मेरे दोस्त इसे संभालते हैं। किरोटो से थैंक्स कहता है। अब आइजल ने कुछ देर तक उस बॉस को संभाल दिया था, जब तक यहाँ किरोटो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से एक फाइनल ब्लो करते हुए उस बॉस को हरा देता है। अभी सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि फाइनली उन्होंने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया था। लेकिन वहाँ कबाया अभी बिल्कुल खुश नहीं था। वो कह रहा था कि तुम एक बीटा टेस्टर हो, इसलिए तुमने उसे हरा दिया, ये कोई स्पेशल बात नहीं है। वो यहाँ पर किरोटो की बहुत बेइज्जती कर रहा था, जो सुनते हुए किरोटो जोर जोर से हंसने लगता है। वो पहले तो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो कहता है कि हाँ वो एक बीटा टेस्टर है और वो बाकी बीटा टेस्टर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसने बीटा टेस्टिंग के दौरान इस गेम के सबसे ज्यादा फ्लोर्स क्लियर किए हैं। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगा था। काम पूरा हो चुका है, इसलिए टीम फिर से अलग अलग हो रही थी, क्योंकि उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। सेकंड फ्लोर पर एंटर करने से पहले यहाँ पर असुना भी किरोटो के पीछे आती है। किरोटो कहता है कि तुम ताकतवर हो, अब टीम टूट चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले आगे ना बढ़ो। तुम जल्द से जल्द एक गिल्ड ज्वाइन कर लो, उससे तुम्हें आसानी होगी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने में। अब इसके बाद किरोटो वहाँ से आगे बढ़ गया था। फिर से सीन चेंज होता है, पर हम देखते हैं फिर से करीबन 1 मंथ बीत चुका था। अभी किरोटो मूनलाइट कैट गिल्ड वालों के साथ में था। ये गिल्ड किरोटो को थैंक्स कह रहा था फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करवाने में, और तब तक उनकी मदद करने के लिए साथ ही वो लोग किरोटो को ऑफर करते हैं कि अगर किरोटो चाहे तो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। किरोटो थोड़ा सा सोचता है और फिर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। हालांकि उसने अपनी पावर के बारे में उन्हें नहीं बताया था कि उसका लेवल कितना है। अब अगले ही दिन किरोटो को मैसेज आता है गिल्ड लीडर की तरफ से। वो बताता है कि साची जो कि उनकी एक मेंबर है वो कहीं चली गई है। वो कहता है कि अगर तुम्हें वो कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। किरोटो जब उसे ढूंढ रहा था तो कुछ देर बाद वो उसे एक शांत जगह पर मिलती है। साची किरोटो से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। मैं नहीं चाहते कि हम फालतू मेहनत करें इस गेम को क्लियर करने में। हम तब तक नहीं आएंगे जब तक इस गेम को क्लियर ना कर दे। इस पर किरोटो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका गिल्ड बहुत ताकतवर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। और साथ ही किरोटो प्रॉमिस भी करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे प्रॉब्लम को खुद देख लेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि किरोटो ने नए गिल्ड ने उन सभी के लिए एक घर खरीद लिया था जहाँ पर वो रहेंगे। साथ ही बाद में एक डंजन में गए थे। उस डंजन को क्लियर करने के बाद उन्हें फाइनली एम्प्टी रूम मिलता है, जो कि पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसके अंदर एक चेस्ट रखी हुई थी बिल्कुल सेंटर में। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत ही जल्द इस डंजन को पार कर लिया, और सभी आगे बढ़ जाते हैं उस चेस्ट के अंदर उसके ट्रेजर को देखने के लिए। लेकिन किरोटो जानता था कि एक ट्रैप है। वो सभी को वार्न करता है, पर वो लोग रुक पाए इससे पहले ही वहाँ बाहर का गेट लॉक हो जाता है और वो अंदर कैद हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो काम नहीं कर रहा था, और कुछ ही देर में अब वहाँ पर बहुत सारे मॉब्स आ जाते हैं। वो मॉब्स इन पर हमला कर रहे थे और उनकी गिनती ज्यादा थी। साथ ही कमरे में ज्यादा जगह नहीं थी, जिस वजह से ये लोग उन मॉब्स को नहीं हरा पाते। और किरोटो एक एक कर अपने सभी दोस्तों को मरता हुआ देखता है। साथ ही साची जिसे उसने प्रॉमिस किया था वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो भी किरोटो के सामने मारी जाती है। बाद में किरोटो को एक क्रिस्टल के बारे में पता चलता है, जिस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर किरोटो अपने दोस्त को वापस से रीसमन करवा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि ये क्रिस्टल सिर्फ
एक बॉस को हराने पर मिलता है और वो बॉस सिर्फ क्रिसमस के दिन ही अपीयर होता है। कुछ दिनों में क्रिसमस का दिन भी आ गया था। किरीटो वहाँ उस बॉस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। तभी उसकी मुलाकात कैलन की ग्रुप से होती है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक और ग्रुप आ जाता है जो कि किरीटो को रोकने आया था। लेकिन कैलन कहता है कि तुम उस बॉस का पता लगाओ, इससे हम लड़ेंगे। किरीटो वहाँ उस बॉस का पता लगाता है और उसे लड़कर उसे हराता है और उस क्रिस्टल को जीत लेता है। जब वो लोग वहाँ पर वापस आते हैं तो वहाँ पर कैलन और उसके दोस्त पूरी तरह से ठीक थे और उन्होंने शायद उस दूसरी टीम को भी हरा दिया था। लेकिन तभी किरीटो उस ट्रेजर को, मतलब कि उस खास क्रिस्टल को कैलन को दे देता है और कहता है कि ये उसके किसी काम का नहीं है। हमें जानने को मिलता है कि किरीटो ने जब उस क्रिस्टल को जीत लिया था तब उसे पता चला कि क्रिस्टल सिर्फ प्लेयर्स के मरने के 10 सेकंड बाद तक का काम करता है, जबकि उसके दोस्तों को मरे हुए कुछ महीने हो चुके हैं। बाद में किरीटो को एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जो कि साची की तरफ से था। वो कह रहे थे कि किरीटो उसका बहुत अच्छा दोस्त बना, इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में अकेला महसूस करती थी। दूसरी चीज ये कि वो किरीटो से कहती है कि वो कभी भी खुद को ब्लेम ना करे उसकी डेथ के लिए, लेकिन इससे किरीटो और ज्यादा दुखी हो जाता है। वैसे इसके बाद अब हम सिलिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बीस्ट टेमर है। उसने अपनी टीम को छोड़ दिया था क्योंकि उसकी अपनी टीम की एक मेंबर रोसिलिया से फाइट हो गई थी। उसने ग्रुप छोड़ दिया, इसी वजह से वो वहाँ से लौट रही थी अपने दूसरी टाउन की तरफ। लेकिन रास्ते में उसे कुछ मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। उन्हें हराने के लिए उसका बीस्ट जो कि उसके पेट भी था वो वहाँ आगे आती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। सिलिका की हालत खराब थी और उसकी जो एचपी थी वो भी धीरे धीरे गिरते जा रही थी। शायद वो यहाँ पर मारी जाती, लेकिन इतने में किरीटो की एंट्री होती है जो कि वहाँ पर आते ही उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। अभी सिलिका उसे थैंक्स कह रही थी। उसी दौरान किरीटो उसके हाथ में एक फैदर देखता है जो कि एक बहुत ही हाई लेवल ट्रेजर है। वो इस सेफ्स के बारे में पूछता है तो सिलिका बताते है कि अभी कुछ टाइम पहले जब उसकी साथी बीस्ट मारी गई थी तो उसके बाद ये चीज उसके हाथ में आ गई। किरीटो कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी बीस्ट सच में स्पेशल थी। अगर हम जल्द से जल्द एक खास ट्रेजर को ढूंढ ले तो हम 3 दिन के अंदर उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पर किरीटो किसी दूसरे ट्रेजर की बात कर रहा था क्योंकि पिछला वाला ट्रेजर क्रिस्टल सिर्फ 10 सेकंड तक काम करता है। अब बस सिलिका खुश थी। वो वापस से फिर से पीछे की तरफ लौटते हैं। उस टाउन में जहाँ पर सिलिका आई थी वहाँ पर उनकी मुलाकात रोसिलिया से होती है जो कि सिलिका पर हंस रही थी और कह रहे थे कि वो फिर से यहाँ पर आ गई। आखिर अब वो यहाँ पर क्यों आई है? साथ ही वो देखते हैं कि सिलिका के साथ उसकी वो बीस्ट नहीं है, इसलिए वो उसे और चिढ़ाती है। सिलिका इससे बहुत गुस्सा थी कि आखिर रोसिलिया इतनी बुरी क्यों है, पर किरीटो बताता है कि कुछ प्लेयर्स का एटीट्यूड इसी तरह का होता है क्योंकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बनने के बाद खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानने लगते हैं। वैसे किरीटो ये भी बताता है कि बीटा टेस्ट के दौरान उसने चीज जानी थी कि प्लेयर्स अगर कोई क्राइम करता है तो उसके सर पर एक ऑरेंज लाइन शाइन करती है, जिससे पता चल जाता है कि इसने कुछ क्राइम किया है। और कुछ प्लेयर्स के सर पर रेड लाइन भी साइन कर सकती है, लेकिन उसका मतलब होता है कि उस प्लेयर ने किसी दूसरे प्लेयर की जान ली है। वैसे कुछ ही देर बाद वो लोग थोड़ा महसूस करते हैं कि शायद उन पर कोई नजर रख रखा है, पर जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन वो दोनों ही 47th फ्लोर के ऊपर टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ अभी वो उस खास ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर अभी किरीटो को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, पर किरीटो उस पर ध्यान नहीं देता। वो लोग उस फ्लावर के पास पहुँच जाते हैं जो कि वो खास ट्रेजर है। सिलिका डिसाइड करती है कि वो उसे अभी रख लेगी और इसके बाद में टाउन पहुंचकर अपने बीस्ट को रिवाइव करेगी। अभी वापस लौटते वक्त किरीटो सिलिका से रुकने को कहता है और उसी दौरान उनके सामने रोसिलिया आ जाती है। ये वही है जो कि इतने टाइम से इनके ऊपर नजर रखी है। वो रिवील करती है कि वो पी के गिल्ड से, पी के गिल्ड मतलब प्लेयर किल गिल्ड, जिसने किसी प्लेयर को खत्म किया हो। हालांकि रोसिलिया के सर पर रेड सिग्नल नहीं था, उसके सर पर ग्रीन सिग्नल बना हुआ था। ये चीज किरीटो को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यही चीज रोसिलिया के अंदर खास है। पर किरीटो रिवील करता है कि वो ये सब पहले से जानता था और ये रोसिलिया को अपने ट्रैप में फंसा रहा था यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि उसे ये बात पता थी। उसे ये बात तब पता चली थी जब सिल्वर फैंग नाम के गिल्ड का एक मेंबर दूसरे गिल्ड से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो रोसिलिया को पकड़कर जेल में डाल दे। रोसिलिया ने उसके टीममेट्स को मार दिया था, लेकिन फिर भी रोसिलिया के सर पर वो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही थी और इसी के चलते किसी ने उसके ऊपर कोई डिसीजन भी नहीं लिया। लेकिन किरीटो जानता था कि वो ग्रीन लाइट झूठी है, इसलिए वो पहले से तैयार था। यहाँ पर अब अचानक से रोसिलिया के बहुत सारे साथी सामने आ जाते हैं। सिलिका डर रही थी कि शायद वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो सभी साथी यहाँ पर हमला करना शुरू करते हैं तो किरीटो अपने अकेले अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है। वो हमला नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ उनके हमले को खुद के ऊपर से हटा रहा था। वो लोग देखते हैं कि वो कितने भी अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन किरीटो की बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं कि किरीटो इनविजिबल है। बस हमें भी जानने को मिलता है कि किरीटो असल में लेवल 78 पर है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा लेवल है उन सभी के मुकाबले। यहाँ पर रोसिलिया समझ गई थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। हालांकि अब वो और कुछ समझ पाए इससे पहले ही किरीटो आगे बढ़ता है और उसे सीधा ही प्रिजन में टेलीपोर्ट कर देता है। और इसके बाद वो सिलिका को टाउन में लेकर आया था, जहाँ वो पहले उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे सिलिका का यूज किया रोसिलिया का पता लगाने के लिए। लेकिन सिलिका को चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आखिर वो
दोनों ही सेफ है। बाद में अब वो उस फ्लावर के लिक्विड को उस फेदर ट्रेजर के ऊपर डालती है, जिसकी वजह से उसकी वो बीस्ट फिर से रीअपेयर हो गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी, वो किरीटो को थैंक्स कह रही थी। और इसके बाद अब उन दोनों के रास्ते अलग थे, इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। अब यहाँ से अच्छा खासा समय बीत चुका था। हम अभी असूना को देखते हैं, जिसने अपने नए गिल्ड ब्लड ऑथ की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के दौरान किरीटो भी वहाँ पर आया था। अभी वो लोग 56 फ्लोर पर पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ के बॉस को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसी वजह से असूना कह रही थी कि क्यों ना हम किसी तरह से उस बॉस को यहाँ टाउन की तरफ लेकर आए। इस पर किरीटो कहते हैं कि इससे टाउन के लोग मारे जाएंगे, पर असूना कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एनपीसी है, मतलब कि उन्हें कंप्यूटर ने बनाया है, वो बाद में फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। किरीटो को फिर भी उसका ये प्लान सही नहीं लग रहा था। बाद में किरीटो की मुलाकात एजिल से होती है। एजिल आगे उससे कहता है कि तुमने शुरुआत में असूना को एडवाइस दी थी कि वो अपनी जर्नी एक टीम में कंटिन्यू करे, और अब वो इतने आगे आ चुकी है कि वो ब्लड ऑथ की वाइस कैप्टन है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किरीटो एक कपड़े के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर असूना आती है। वो कहते हैं कि अभी हम फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं और तुम इस तरह से सो रहे हो। किरीटो कहता है कि फ्लोर तो एक ना एक दिन क्लियर हो ही जाएगा, आज वेदर बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आराम किया जाए। वो वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर असूना को देखता है, वो भी वहीं पर सो चुकी थी। अब किरीटो वहाँ से जाता नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ा सा शक था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो कोई असूना पर हमला कर सकता है। बाद में जब शाम के टाइम असूना की आँख खुलती है तो वो किरीटो को इस चीज के लिए थैंक्स कहती है, और बाद में उसे एक रेस्टोरेंट पर भी लेके जाती है, जहाँ पर अभी वो खाना खा रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्हें एक प्लेयर हवा में लटका हुआ दिखता है, जिसके चेस्ट से एक स्पेयर आर पार हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो प्लेयर मारा जाता है और उसकी बॉडी वैनिश हो जाती है। अभी किरीटो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो लोग सेफ जोन के अंदर है और इधर टाउन के बीचों बीच कोई प्लेयर मर नहीं सकता। और साथ ही साथ वहाँ पर अभी जितने भी लोग थे उन सभी के सर के ऊपर ग्रीन लाइट सिग्नल था, मतलब कि उन लोगों ने ये खून नहीं किया। अब बाद में किरीटो और असूना फैसला करते हैं कि वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अब वो उस लड़की के पास जाते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाई थी, जिसकी आवाज किरीटो और असूना ने उस रेस्टोरेंट के अंदर सुनी थी। इस लड़की का नाम ओल्को है, और ये बताते कि ये विक्टिम यानी कि उसी प्लेयर की फ्रेंड है जो कि मारा गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। हालांकि बाद में इन्हें वो वेपन मिलता है जिससे उस प्लेयर को मारा गया था। वो उसे लेकर एजिल के पास आते हैं, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है कि वो वेपन को देखते हुए उसके ओनर को या फिर जिसने उसे क्रिएट किया है उसका पता लगा सकता है। जब वो उस पर अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इस वेपन को ग्रिमलॉक नाम के एक प्लेयर ने बनाया था। अभी वो कहते हैं कि वो इस नाम के एक पर्सन को जानती है। इसके बाद अब वो अपने पुराने गिल्ड गोल्डन एप्पल की पूरी स्टोरी सुनाती है। हमें जानने को मिलता है कि गोल्डन एप्पल की लीडर ग्रेस एल्डा को एक अंगूठी मिली थी। ये बहुत अजीब अंगूठी थी, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई ट्रेजर है, इसी वजह से वो इसे बेच सकते हैं। हालांकि जब उसने इसे बेचने का फैसला किया था तो उसके कुछ ही टाइम में ग्रेस एल्डा मारी जाती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड ग्रिमलॉक अकेला पड़ जाता है। हालांकि तब उस टाइम पर और भी कुछ लोग उनकी गिल्ड में थे। उन्हीं में से एक था यू लोग, वो प्लेयर जो कि अभी मारा गया, और तीसरा प्लेयर थे स्मिथ। इन तीनों को ही वो अंगूठी चाहिए थी, मतलब ये रखना चाहते थे। स्मिथ की बात यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि जब उनके गिल्ड की फाइट डिवाइड ड्रैगन अलायंस नाम के ग्रुप से हो रही थी तो फ्रंट लाइन पर पोजीशन मिलने के बाद स्मिथ ने इनकी गिल्ड को छोड़ दिया। वैसे किरीटो को अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। वो अभी ये चीज सोच रही थी, अगर एक प्लेयर सेम जोन के अंदर मारा जाता है तो उसके सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, उसने किसी दूसरे प्लेयर के साथ बिल्कुल फेयर फाइट की हो, जिसकी वजह से वो दूसरे प्लेयर के सर पर वो रेड सिग्नल नहीं आया। दूसरा रीजन कोई बग होगा, जाने की कोई मिस्टेक। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि सामने वाले के पास ऐसा कोई आइटम या टूल हो जिससे कि किसी प्लेयर को मारा जा सके, वो भी बिना रेड लाइन गेन किए हुए। लेकिन किरीटो को लगता है कि ये थर्ड ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि गेम डेवलपर कभी भी ऐसा कोई आइटम बनाएंगे ही नहीं। अब बाद में किरीटो और असूना मिलकर यूल्को के साथ स्मिथ से मिलने के लिए जाते हैं। अभी वहाँ पर यूल्को कह रहे थे कि उसे स्मिथ पर शक नहीं है। उसे डाउट है कि शायद ग्रिसेल्डा की सोल यानी कि उसका गोश्त फिर से लौट कर आ चुका है और वही बदला ले रही है, क्योंकि वो अंगूठी बेचना चाहती थी, लेकिन वो ना जाने कैसी मारी हुई, और अब ये अंगूठी इनमें से किसी एक को मिल सकती है। वैसे अभी ये सब कहते हुए वो उस कमरे की खिड़की पर आ गई थी, जहाँ वो बैठकर बाहर की तरफ देख रही थी। तब वो थोड़ी सी घबरा जाती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। किरीटो देखता है कि उसकी बॉडी पर एक डैगर लगा हुआ था। उसी दौरान किरीटो की नजर सामने एक बिल्डिंग के ऊपर एक दूसरे प्लेयर पर पड़ती है। उस प्लेयर का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन किरीटो उसका पीछा करता है, पर भागते हुए वो प्लेयर टेलीपोर्टेशन स्टोल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद किरीटो और असूना दोनों अभी स्मिथ के साथ थे। स्मिथ बहुत घबराया हुआ था और उसने भी अब इस बात पर यकीन कर लिया था कि शायद ग्रिसेल्डा का गोस्ट ही ये सब कर रहा है। हालांकि किरीटो को ऐसा नहीं लगा था, पर बाद में शाम के टाइम जब किरीटो और असूना साथ में बैठे हुए थे तो किरीटो कह रहा था कि क्या सच में ग्रिसेल्डा का गोस्ट यहाँ पर आकर बदला ले सकता है। उसी दौरान असूना कहती है कि ये तो तुम बाद में सोचना, अभी तुम
तुम कुछ खा लो। क्यूटो ये देखकर हैरान था कि असूना को कुकिंग भी आती है। वह सब जब क्यूटो उसके बैग से खाने के लिए वो चीज निकाल रहा था तो अचानक से गलती से वो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद डिसअपियर हो जाती है। क्यूटो कहता है कि अब वो सब कुछ समझ गया है। वैसे तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि स्मिथ जिसने पूरी तरह से बात मान ली थी कि शायद ये सब ग्रिसेल्डा का गोश्त कर रहा है, वो अभी ग्रिसेल्डा की ग्रेव पर आया हुआ था, जहाँ पर वो उससे माफी मांग रहा था कि अगर उसने कोई भी गलत काम किए हो तो उसे माफ कर दे। लेकिन उसी दौरान उसके सामने दो मिस्टीरियस लोग अपीयर होते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो दोनों जो भी थे वो स्मिथ से कहते हैं कि उन्होंने भी थोड़ी सी रिसर्च की, जिसके बाद उन्हें जानकारी मिल चुकी कि ग्रिसेल्डा की डेथ के पहले किसी ने स्मिथ के पास से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन देखा था जिसमें जो बेंडिंग प्लेस होती है, जिससे अगर हम टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करें और उस जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं, वो प्लेस स्मिथ ग्रिसेल्डा जहाँ पर रहती है उस जगह की सेट हुई थी। अब स्मिथ छुप नहीं सकता था, उसे चीज कन्फेस करनी पड़ती है कि हाँ सच में उसने वो गलती की है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा करने के लिए कहा किसने, वो खुद भी ये बात नहीं जानता था। अभी दूसरी तरफ हम वहाँ क्यूटो असूना से कह रहा था कि भले सेम जोन के अंदर हम किसी प्लेयर की एचपी यानी कि उसके हेल्थ पॉइंट्स को कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनसे उनके आइटम्स को कमजोर कर सकते हैं। तो क्यूटो कहता है कि शायद ऐसा ही हो सकता है कि किसी ने पहले वो जो प्लेयर मारा गया था उसके आर्मर को कमजोर कर दिया, लेकिन अब सेफ जोन के अंदर वो प्लेयर मारा नहीं जा सकता, इसलिए जब वो वेपन उसे आकर लगा उसी दौरान उस प्लेयर ने टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल किया और वो टेलीपोर्ट हो गया। सेम ये वो चीज यूको के केस में बताता है। वो कहता है कि यूको को पीठ पर वो डैगर लगा था जबकि वो तो सामने की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। इसका मतलब जब वो भी डैगर लगने की वजह से नीचे गिरी तभी उसने टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल किया। वैसे वह दूसरी तरफ स्मिथ ने ये चीज मान ली थी कि हाँ सच में उसके पास एक टेलीपोर्टेशन स्टोन था, लेकिन वो साथ ही साथ माफी मांग रहा था और कह रहा था कि वो लोग उसे जाने दे, उसे मारे ना। अब वहाँ पर तीन और मिस्टीरियस लोग अपीयर होते हैं और आते ही वो लोग स्मिथ को पैरालाइज कर देते हैं। ये तीनों मेंबर्स लाफिंग कॉफिन ग्रुप के थे जो कि मर्डरर ग्रुप है। हालांकि अब तभी वहाँ पर कीटो आ जाता है जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से जाना ही सही समझते हैं। अब बाद में हमें पता चलता है कि सामने जो मिस्टीरियस पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर स्मिथ को रोका था और उससे उस टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में बात की थी, वो दोनों यूको और वही दूसरा प्लेयर था जो कि मारा जा चुका है। ये दोनों बताते हैं कि असल में ये इसलिए ऐसा कर रहे थे जिससे कि ग्रिसेल्डा के असली कातिल को पकड़ सके और इसलिए इन्होंने ये पूरा प्लान क्रिएट किया क्योंकि वो जानते थे कि स्मिथ के पीछे भी कोई और है जिसके बारे में स्मिथ खुद नहीं जानता। वैसे ये दोनों अकेले ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले जब वो पहला प्लेयर मारा गया था तब वहाँ पर यूको भी था, फिर आकर ऐसा करेगा कौन। दूसरे टाइम पर जब यूको मारी गई तब वहाँ से कोई भागते हुए दिखा। क्यूटो पूछता है कि वो कौन था, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि ग्रिमलॉक था, वो भी उनकी मदद कर रहा है जिससे कि वो अपनी वाइफ ग्रिसेल्डा के कातिल को ढूंढ सके। क्यूटो कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी क्रीटो और असूना बैठकर बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब इस गेम में कोई कपल शादी कर लेता है तो उसके बाद से उनकी जो इन्वेंट्री होती है, मतलब जहाँ पर वो सामान स्टोर करते हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे की चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या वो अगर एक ही उनमें से मारा जाए तो गेम के अंदर रूल है कि अगर कोई मारा जाता है तो वो जो इन्वेंट्री है दोनों की वो दूसरे वाले को मिल जाएगी। तब ये तो हो गया पहला कारण जो कि बिल्कुल परफेक्ट है किसी को खत्म करने के लिए। इसके लिए क्रीटो का पूरा शक ग्रिमलॉक के ऊपर था। वो इन्हें ये बात बताता है। बाद में ये लोग किसी तरह से ग्रिमलॉक को ढूंढते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि जब उससे वो लोग रीजन पूछते हैं तो वो एडमिट कर लेता है कि हाँ उसने ग्रिसेल्डा को खत्म किया है, लेकिन वो कारण अलग बताता है। वो कहता है कि असल में ग्रिसेल्डा और वो रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन गेम के अंदर कुछ टाइम तक रहने के बाद ग्रिसेल्डा का बिहेवियर बहुत अलग हो गया था। इसी वजह से ग्रिमलॉक ने ये सब प्लानिंग की थी और बाद में उसने यूको और दूसरे प्लेयर मदद की कातिलों को ढूंढने के लिए, जिससे कि उस पर किसी का शक ना जाए। हालांकि अब यूको और वो दूसरा प्लेयर खुद उसे लेकर जाते हैं उसे प्यार से सबक सिखाने के लिए। अभी यहाँ पर असूना कीटो से पूछ रही थी क्या वो फिर अगर फ्यूचर में उसकी शादी हो जाए और उसकी वाइफ भी चेंज हो जाए तो इस पर कीटो कहता है कि भले ऐसा कुछ भी हो लेकिन वो किसी को जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। हालांकि अब तभी उन्हें वहाँ पर ग्रिसेल्डा का गोश्त दिखाई देता है जो कि बदला लेने के लिए आया हुआ था। वो सिर्फ खुश थी क्योंकि कीटो ने इस चीज का पर्दाफाश किया। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी असूना अपने दोस्त लिज से मिलने के लिए आई थी। लिज असल में एक ब्लैक स्मिथ है, मतलब वो वेपन्स वगैरह बनाती है। अभी असूना कह रहे थे कि वो कुछ दिनों से कीटो से मिली नहीं है, ना जाने वो कहाँ पर बिजी है, इसी वजह से उसे मिस कर रही है। हालांकि जब असूना वहाँ से चली जाए तो उसके बाद कीटो भी वहाँ पर आता है। वो अभी लिज से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसे अपने लिए अपनी पहली वाली तलवार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवार चाहिए। अब लिज उसे अपनी सबसे पावरफुल तलवार दिखाता है, लेकिन जब कीटो उस सबसे ज्यादा पावरफुल तलवार को अपने तलवार पर हिट करता है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल तलवार के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर लिज बहुत ही ज्यादा हैरान थी। कीटो कहता है कि तुम्हें ऐसा मेटल का यूज करना होगा जो कि सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अभी कीटो पिछले फ्लोर से घूमकर आ चुका था, इसलिए वो जानता था कि वहाँ पर एक ड्रैगन रहता है जो कि क्रिस्टल खाता है और क्रिस्टल उसके पेट में रहने के कारण जब वो
वो एसिड से मिलते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा मेटल क्रिएट करते हैं। किरीटो कहता है कि अगर उसके पेट से निकलने वाले वो मेटल हम किसी तरह से ढूंढ लें तो उससे एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड बनाई जा सकती है। अब उसी मेटल को ढूंढने के लिए वो दोनों 55th फ्लोर पर आ गए थे, जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वो जगह बर्फ वाली थी। अब किसी तरह से वो उस ड्रैगन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब किरीटो उस पर हमला करता है। उस दौरान वो ड्रैगन भी जवाबी हमला करता है, जिसकी वजह से किरीटो और लिज दोनों एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिर चुके थे। इस गड्ढे से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो इसके लिए उन्हें सबसे ऊपर वाले होल से निकलना होगा, जहाँ से वो नीचे गिरे हैं। अब किरीटो तुरंत ही वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ और स्लिपरी सरफेस होने के कारण किरीटो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाता और नीचे गिर जाता है। अब यहाँ निकलने का भी उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा था और रात भी होने वाली थी। इसी वजह से वो भी यहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब लिज की नींद खुलती है तो वो देखती है कि किरीटो जमीन में गड्ढा कर रहा है और गड्ढा करते दौरान उसे उस ड्रैगन की पेट से निकला हुआ वो खास मेटल मिल जाता है, जिस मेटल की उन्हें तलाश थी। अब बस उन्हें यहाँ से किसी तरह से बाहर निकलना था। उसी दौरान वो ड्रैगन फिर से अपने घर में लौटता है। ये उसी का घर है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो किरीटो और लिज किसी तरह से उसके सर पर आ जाते हैं। जब वो ड्रैगन सर ऊपर की तरफ करता है तो वो बाहर फेंक जाते हैं। इससे वो बाहर निकल आए थे। बाद में लिज किरीटो के लिए वो स्पेशल तलवार बनाती है। किरीटो उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे इस तरह की स्ट्रॉन्ग तलवार चाहिए थी। हालांकि जब किरीटो उसकी पेमेंट करने को लिज को पैसे देने लगता है तो लिज मना कर देती है। वो कहते हैं कि नहीं, उसे पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले वो उसकी पर्सनल ब्लैक स्मिथ बन सकती है। साथ ही अभी इतना टाइम स्पेंड करने की वजह से लिज के अंदर किरीटो के लिए फीलिंग्स आ गई थी, जो वो एक्सप्रेस करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर असूना आ जाती है, जिसकी वजह से लिज अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जब ये गेम लॉन्च हुआ था उसके पूरे 2 साल बीत चुके थे। किरीटो फिर से अकेला निकल पड़ा था अपनी जर्नी के लिए और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अभी वो कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म कर एक जंगल से होता हुआ जा रहा था, जहाँ उसकी मुलाकात एक रकून रैबिट से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर बीस्ट है। किरीटो उसे पकड़ लेता है और बाद में एजल के पास आता है। वो कहता है कि रैबिट उसने पकड़ा है। एजल के हाथ कांप रहे थे। ये देख कर किरीटो एक ऐसे रैंक की रैबिट को पकड़ कर लेकर आया है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इन्हें खाने से इन्हें एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है। किरीटो उसे कुक करने का कहता है, लेकिन एजल मना कर देता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा माहिर नहीं है इस चीज में। किरीटो कहता है कि फिर कौन है जो कि इसे कुक कर पाए। अभी तभी वहाँ पर असूना आ जाती है और अपने ब्लड ऑथ ग्रुप के एक दूसरे नाइट मेंबर के साथ वो कहते हैं कि उसने कुकिंग स्किल्स को पहले से ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, इसलिए वो किरीटो की हेल्प कर सकती है। अगर किरीटो उसके साथ से ये मील 50-50 शेयर करे तो किरीटो इसके लिए अग्री कर देता है। अब भले ही असूना उसके लिए वो कुक जरूर कर दे, लेकिन किरीटो के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो कुक कर खाना खा पाए। लेकिन असूना कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके घर पर आ सकता है। किरीटो ये सुनकर हैरान था। वैसे हमें जानने को मिलता है कि वो जो नाइट है ब्लड ऑथ ग्रुप का, वो असल में असूना का बॉडी गार्ड है। असूना उससे कहती है कि अभी किरीटो उसके साथ है, इसलिए उसे यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं। ये सुनकर बॉडीगार्ड को लगता है कि शायद असूना किरीटो को उससे ज्यादा ताकतवर समझती है। बॉडीगार्ड कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, लेकिन असूना कहती है कि नहीं, ये उसकी मर्जी है। जिसके बाद बॉडीगार्ड को वहाँ से जाना पड़ता है। बाद में अभी घर पर असूना किरीटो को खाना देती है और बाद में उससे कहती है थोड़ा फोर्स के साथ कि वो इस वर्ल्ड में अकेले सोलो प्लेयर बनकर सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा बढ़ते जा रहा है, इसलिए उन्हें 2 पर्सन की टीम बना लेनी चाहिए। अब इस पर किरीटो भी एग्री करता है, वो टीम बना लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अभी किरीटो बैठा हुआ था, तभी असूना उससे मिलने के लिए आती है और उसका मिलना एक तरीका का बिल्कुल कैजुअल नहीं था। उसी दौरान वहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी आता है, जो कि किरीटो से बैटल करने को कह रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि सच में किरीटो असूना को प्रोटेक्ट करने के लायक है कि नहीं। अब वो किरीटो लड़ने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक ही अटैक में खत्म हो जाती है, क्योंकि जब उस बॉडीगार्ड की तलवार किरीटो की तलवार से टकराती है तो तलवार बहुत ही आसानी से टूट चुकी थी, क्योंकि किरीटो की उस नए मेटल वाली सोर्ड को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। मगर अभी वो बॉडीगार्ड हार मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि अगर वो इस हार को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ भी हो वो हार चुका है। बाद में हम देखते हैं कि किरीटो और असूना दोनों 74th फ्लोर पर आ गए थे। वहाँ उसके बॉस को खत्म करने के लिए रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ मॉन्स्टर्स से होती है, जिसे वो मिलकर मारते हैं और किरीटो सोचता है कि सच में असूना के साथ टीम बनाना उसने कोई गलती नहीं की। वैसे अब जब वो वहाँ उस बॉस के रूम के बाहर पहुँचते हैं तो दोनों ही अपने हाथ में एक एक टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि 74th फ्लोर का बॉस मामूली नहीं होगा। अब वो जैसे गेट को ओपन करते हैं तो उनके सामने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक मॉन्स्टर आता है, जो कि बहुत खतरनाक था, इसलिए उसे देखते ही वो दोनों वहाँ से वापस लौट कर भाग गए थे। वो अभी एक जगह पर बैठते हैं। अभी यहाँ पर असूना किरीटो से पूछ रही थी कि वो सिर्फ एक सोर्ड यूज करता है तो दूसरे हाथ में वो एक शील्ड क्यों नहीं रख लेता, इससे फाइट के दौरान उसे हेल्प मिलेगी। पर ना जाने क्यों किरीटो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए असूना कहती है कि कोई बात नहीं, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। सच में उसे लग रहा था कि
शायद 74th फ्लोर पर पार्टी चल रही है। उसी दौरान वहाँ पर केलन और उसके कुछ दोस्त आते हैं। वो किरीटो को अभी एक दूसरे प्लेयर के साथ देखकर हैरान थे, क्योंकि किरीटो एक सोलो प्लेयर है और दूसरी चीज ये अभी वो जिस प्लेयर के साथ है वो एक लड़की भी है, तो इसलिए वो मन में कुछ कहानियां बना रहे थे। अभी उसी दौरान वहाँ पर उस गिल्ड की एंट्री होती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। ये गिल्ड मूनलाइट कैट गिल्ड है। किरीटो पहले इसका मेंबर हुआ करता था, पर बाद में किरीटो ने फैसला किया कि वो सोलो आगे बढ़ेगा। अभी गिल्ड का जो लीडर था वो किरीटो से कहता है कि उसे यहाँ की सारी जानकारी चाहिए। वो इसके लिए किरीटो से लड़ने को भी तैयार था, लेकिन किरीटो फ्री में वो जानकारी नहीं देता, क्योंकि इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जानकारी मिलने के बाद किरीटो नोटिस करता है कि मूनलाइट कैट गिल्ड के बाकी मेंबर्स बहुत थक चुके हैं, शायद वो अभी किसी दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब उनका लीडर उन्हें वहाँ से उस 74th फ्लोर के बॉस से लड़ने के लिए ले जाने लगता है। किरीटो उस बॉस को देखकर आ चुका था, इसलिए वो उन्हें वार्निंग देता है और कहता है कि वो अभी वहाँ पर ना जाए, क्योंकि इस हालत में वो उसे नहीं हरा पाएंगे। लेकिन इनका लीडर नहीं मानता और उन्हें ले जाता है। कुछ देर बाद किरीटो, असुना और केलन और उसके दोस्तों को उनकी चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो सभी सीधा उस रूम की तरफ भागते हैं। वहाँ पर आकर वो देखते हैं कि अभी मूनलाइट कैट गिल्ड का वो लीडर और बाकी सभी टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कि किरीटो को वही कमरा याद आता है जहाँ पर वो चेस्ट रखी हुई थी, जहाँ वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अभी यहाँ पर इस गिल्ड के कई सारे मेंबर्स मारे जा चुके थे, लेकिन किरीटो और असुना फैसला करते हैं कि वो जितना हो सके उतने लोगों को बचाएंगे। किरीटो इस वक्त आगे बढ़कर अपनी तलवार से उस बॉस को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान असुना और केलन और उसकी दोस्त सभी मिलकर वहाँ पर पड़े उन मेंबर्स को, जो कि जिंदा हैं और बस इंजर्ड है, इन्हें वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। किरीटो लड़ते वक्त सोचता है कि सच में वो अपने दूसरे हाथ को इस्तेमाल करता है नहीं, उसे एक और तलवार चाहिए। वो तुरंत इन्वेंटरी चेक करता है, जहाँ उसे एक तलवार मिल भी जाती है। वैसे अभी तक किरीटो ने ऐसे किसी प्लेयर के बारे में नहीं सुना था जो कि डबल सोर्ड को परफेक्टली चला सके, लेकिन किरीटो को अपने स्किल पर पूरा भरोसा है। वो दूसरी तलवार निकालता है और दोनों तलवार को लेकर हमला करने लगता है। कुछ ही देर बाद वहाँ उनके सामने कांग्रेचुलेशन लिखा आता है, क्योंकि उसने उस बॉस को हरा दिया था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि एचपी इतनी कम हो चुकी है कि अगर वो हल्के से झटके से नीचे गिर जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे थकने की वजह से वो वैसे भी नीचे गिर जाता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं होता क्योंकि वो अटैक की वजह से नहीं गिरा। वैसे अब किरीटो की डबल सोर्ड स्किल को देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। केलन कह रहा था कि आखिर तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया, क्योंकि इसके बारे में तो गाइड में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है, यहाँ तक कि अभी तक इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वो अभी किरीटो से बहुत इम्प्रेस थे और इसी की वजह से अब वो कुछ दिनों तक किरीटो का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। हालांकि अब इसी स्किल की वजह से किरीटो चर्च में आ चुका था, इसलिए ब्लड ऑथ गिल्ड इसकी वाइस कैप्टन असुना वाउस लीडर यानी कि कैप्टन किरीटो को बुलाता है। वाउस कैप्टन को अभी किरीटो और असुना के बीच के रिलेशन के बारे में भी पता था, इसलिए वो कह रहा था कि तुम हमसे हमारा एक मेंबर छीनना चाहते हो। हालांकि किरीटो को ये चीज समझ में नहीं आती। अब वो कैप्टन को भी पता था कि किरीटो के पास एक स्पेशल स्किल है, इसी वजह से वो किरीटो को चैलेंज करता है, ये देखने के लिए कि सच में किरीटो स्ट्रॉन्ग भी है कि नहीं। और इसी के लिए वो शर्त लगाता है कि अगर किरीटो हार गया तो इसके बाद में किरीटो को उनका गिल्ड ज्वाइन करना होगा। अब किरीटो चैलेंज के लिए हाँ कर देता है। उनकी फाइट बिल्कुल फेयर फाइट होने वाली थी, इसलिए बहुत बड़े अरीना में वो दोनों आमने सामने आते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि ब्लड ऑथ गिल्ड का कैप्टन बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि किरीटो की तरह उसके पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है। वो एक तलवार को और एक शील्ड का यूज एक ही टाइम पर कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब अभी यहाँ उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान हमें जानने को मिलता है कि अब इस कैप्टन को आज तक कोई हिट नहीं कर पाया, मतलब उससे कभी भी डैमेज नहीं पहुंचा, क्योंकि वो हमेशा अपने शील्ड को आगे रखता है। लेकिन किरीटो किसी तरह से उसके शील्ड को हटाते हुए उसके गले पर एक कट लगा देता है, जो कि पहली बार था कि उसे चोट आई हो। लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। पर किरीटो को भी तभी एक और ओपनिंग दिखती है, वो हमला करने लगता है, लेकिन अचानक से टाइम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अभी वो कैप्टन पीछे आते हुए शील्ड से किरीटो की तलवार को रोक लेता है और दूसरी तरफ से हमला करते हुए किरीटो को नीचे गिरा देता है, जिसके साथ किरीटो हार चुका था। ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि किरीटो को कुछ भी समझ में नहीं आया था। हालांकि लेकिन अब उसे ब्लड ऑथ गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। बाद में असुना उससे पूछती है कि आखिर वो उनकी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता, जिस पर किरीटो अपनी शुरुआती की स्टोरी बताता है। वो डिटेल में बता रहा था कि किस तरह से उसने प्रॉमिस किया था कि वो मूनलाइट कैट गिल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन तब उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो उन्हें नहीं बचा पाया, इसीलिए उसने तब ये फैसला किया अब से वो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा। इससे असुना थोड़ी सी दुखी हो जाती है। वैसे इसके बाद अब ट्रेनिंग की बारी थी, क्योंकि किरीटो ने उसे नई गिल्ड को ज्वाइन कर लिया था। कमाल की बात ये थी कि ट्रेनिंग के लिए आज उसे असुना से उस बॉडीगार्ड के साथ जाना था। वैसे उनके साथ में गॉडफ्रे भी जाएगा, जो कि उनका सुपरवाइजर है, साथ ही वो उन्हें ट्रेन कराएगा, क्योंकि वो इनका सीनियर भी है। अब ट्रेनिंग के दौरान अचानक से वो बॉडीगार्ड किरीटो पर पैरालाइज करने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है। जैसे कि
क्रीटो को अटैक लगता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब इसके बाद वो बॉडीगार्ड गॉडफ्रे की तरफ बढ़कर उस पर भी हमला करता है और कुछ ही देर में उसका मर्डर कर देता है, मतलब कि उसने जान से मार दिया था। इसके बाद वो क्रीटो की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन क्रीटो को खत्म करने से पहले वो ये चीज बताता है कि वो असल में लाफिंग कॉफिंग ग्रुप का मेंबर है। ये देखकर क्रीटो हैरान था। वैसे क्रीटो कोशिश कर रहा था कि वो हील कर पाए, लेकिन अभी भी उस केमिकल का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लेकिन इतने में सही वक्त पर असूना वहाँ पर आती है और उस बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है। अभी वो बॉडीगार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो अभी तक अपनी पावर को छुपाए हुए था, जिस वजह से वो असूना को हरा देता है और अब वो पहले असूना को खत्म करने वाला था। लेकिन उसी दौरान क्रीटो आगे आकर उसके अटैक को अपने सीधे हाथ के ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से उसका सीधा हाथ कट चुका था। लेकिन बाद में क्रीटो हमला करते हुए उस बॉडीगार्ड को हरा देता है, सिर्फ अपने उल्टे हाथ से। वैसे अब इसके बाद कोई क्या करता, नई पट्टी वगैरह हम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, क्योंकि हाथ कटने के बाद क्रीटो पहले किस करता है और बाद में वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और अब सुबह उठने के बाद क्रीटो कहता है कि क्यों ना हम 22वें फ्लोर की उस लेक पर चलें, क्योंकि वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। साथ ही क्रीटो ये भी कहता है कि उसके बाद फिर हम शादी कर लेंगे। अभी बहुत बड़ा डिसीजन था, इसलिए असूना खुद से ही फैसला नहीं ले सकती थी, इसके लिए उसे किसी से पूछना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली हम जैसे लोग पेरेंट्स से पूछते हैं, लेकिन असूना चाहती थी कि वो अपने गिल्ड लीडर यानी कि कैप्टन के पास और उससे पूछे कि क्या अब वो शादी करने के लिए जा सकती है, उसे बस छुट्टी चाहिए थी। तो इस पर कैप्टन हाँ कर देते हैं, क्योंकि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब असूना और क्रीटो 20th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक घर खरीद लिया था, क्योंकि क्रीटो अभी बहुत ही अमीर है। वो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी क्रीटो और असूना दोनों ही वहाँ जंगल में घूम रहे थे, जिस दौरान क्रीटो कहता है कि उसने यहीं के कुछ लोगों से सुना है कि इस जगह पर एक भूत घूमता है। अभी सुनकर असूना डर जाती है और उसी दौरान उन्हें एक छोटी बच्ची भी वहाँ से गुजरती हुई दिखती है, जिसने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो घोस्ट नहीं थी, शायद वो कोई प्लेयर होगी। हालांकि अब क्रीटो और असूना जब उसके करीब आते हैं तो क्रीटो पहले चीज नोटिस करता है कि उसके सर के ऊपर कोई कर्सर नहीं है। कर्सर से मतलब कि वो ग्रीन लाइन या रेड लाइन वो नहीं है, मतलब कि वो कोई प्लेयर नहीं है। दूसरी चीज वो एनपीसी भी नहीं है, एनपीसी का मतलब वो प्लेयर जिन्हें कंप्यूटर क्रिएट करते हैं। और तीसरी चीज ये कि वो क्वेस्ट गिवर भी नहीं थे। क्वेस्ट गिवर वो होते हैं जो कि प्लेयर्स को कुछ मिशन देते हैं, इसके बदले प्लेयर्स को कुछ आइटम्स मिलते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं थी। तो क्रीटो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। हालांकि उन्हें वहाँ पहुँचने पर वो लड़की बेहोश मिलती है। अब अगले दिन सुबह उसे होश आता है तो हमें उसका नाम यूई जानने को मिलता है, लेकिन यहाँ उस लड़की को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसके नाम के अलावा हम और कुछ नहीं जान पाते। वैसे यूई को भी ज्यादा कुछ अच्छे से बोलना नहीं आता था, इसलिए वो क्रीटो का नाम भी नहीं बोल पा रही थी। इसी वजह से वो क्रीटो को डैडी और असूना को मम्मी कहकर बुलाती है। इस चीज पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वैसे कमाल की बात यह है कि इतने टाइम में क्रीटो और असूना दोस्त बन गए और उनकी शादी भी हो गई और उन्हें 5 साल की बेटी भी मिल गई। लेकिन इसके बाद क्रीटो बिल्कुल सही डिसीजन लेता है। वो उस बच्चे से पीछे छुड़ाने के लिए उसके पेरेंट्स या ऐसे किसी को ढूंढ रहा था जो उसे जानता हो। मजाक कर रहा हूँ, वो बस ऐसे ही उसके फैमिली मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकल गया था, समाज सेवा के लिए। वो दोनों ही उस बच्चे को लेकर मतलब कि यूई को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही करनी होगी। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें जानने को मिलता है कि कई सारे प्लेयर्स आगे गए ही नहीं, क्योंकि वो डरपोक थे, वो आगे जाकर लड़ाई नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से वो फर्स्ट फ्लोर पर रुक गए और यहीं पर धंधा पानी चलाने लगे। कुछ ने तो दुकान खोल ली और कुछ दूसरे किसी गिल्ड में ज्वाइन हो चुके हैं। ऐसे एक गिल्ड था कुछ सोल्जर्स का, जो कि इस वक्त यहाँ पर कुछ बच्चे को परेशान कर रहा था। ना जाने वो खुद को क्या समझते हैं कि बच्चों को परेशान कर रहे हैं। वो खुद को बड़ा मान रहे थे। हालांकि ये चीज असूना को पसंद नहीं आती, पर वो तो उन्हें बहुत ही प्यार से सबक सिखाता है। अभी बाद में जब इधर हम क्रीटो के पास आते हैं तो हम देखते हैं कि अभी क्रीटो ने यूई को पकड़ रखा था, लेकिन उसी दौरान यूई को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाती है और उस आवाज के कारण वो बेहोश हो जाती है। क्रीटो और असूना ये देखकर घबरा गए थे। वो तुरंत ही उसे चर्च में लेकर आते हैं, जहाँ पर क्रीटो की मुलाकात एक ऐसे प्लेयर से होती है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहकर यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनका ख्याल रखता है। लेकिन वो बताता है कि उसने कभी भी यूई को नहीं देखा, वो उसे नहीं जानता कि वो कौन है। अब बाद में क्रीटो की मुलाकात एक और प्लेयर से होती है। ये एक लड़की थी और इसका नाम यूलियर है। ये क्रीटो से खुद मिलने के लिए आई थी, क्योंकि क्रीटो और असूना को थैंक्स कहना चाहती थी उन सोल्जर्स को प्यार से समझाने के लिए, क्योंकि वो इसी तरह से इन्हें परेशान करते हैं और इनके कहने पर मानते नहीं है। लेकिन अब उन्हें इतने प्यार से समझाया गया था कि शायद अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बाद में ये लड़की क्रीटो से हेल्प मांगती है और बताते हैं कि ये जिस गिल्ड में है उसका जो कैप्टन था जिसका नाम थिंकर है वो मारा गया। हालांकि वो स्टोरी भी बताती है। अब आपको किबाउ को याद ही होगा, जो कि शुरुआत में क्रीटो को बुरा भला कह रहा था, क्योंकि क्रीटो एक बीटा टेस्टर है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि किबाउ फर्स्ट फ्लोर पर रुक गया था, क्योंकि हमें शुरुआत से ही पता है कि वो एक डरपोक है। बाद में उसने थिंकर से उससे बात करने के लिए बुलाया। थिंकर अच्छे खासे एक गिल्ड का लीडर था, इसीलिए थिंकर उसकी बात मान जाता है। किबाउ ने उसे एक
डेंजन में बुलाया था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो जगह एक डेंजन है। किबाओ कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम नॉर्मली अकेले आ जाना। इसलिए थिंकर बिना कुछ ज्यादा तैयारी करे चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उससे मिलता है। हालांकि फिर यहाँ पर यूलियर बताती है कि उसके बाद से थिंकर नहीं लौटा, शायद वो मारा जा चुका होगा। अभी असुना को तो यूलियर की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था, पर तभी यू कहती है कि नहीं, ये सही कह रही है। अब क्रीटो फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा, इसलिए वो सबसे पहले वहाँ उसे डेंजन में जाते हैं। ये डेंजन वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि थिंकर अभी तक मरा नहीं है, वो बस उस डेंजन में कैद हो चुका था। उसे देखते ही यूलियर, जो कि उसे शायद पसंद करती है, वो आगे भाग रही थी, लेकिन थिंकर वहाँ से चिल्लाता है कि यहाँ मत आओ क्योंकि ये एक ट्रैप है, लेकिन वो नहीं सुनती। और इतने में उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का बॉस लेवल क्रिएचर आ जाता है। बॉस लेवल कोई परफेक्ट लेवल नहीं होता, वो एक इतने लेवल पर होगा। बॉस का मतलब कि अभी तक क्रीटो ने जितने भी अपोनेंट से फाइट की है, ये उससे ज्यादा ताकतवर है। क्रीटो इससे लड़ने वाला था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे नहीं हरा सकता था क्योंकि इसका लेवल उन सबसे ज्यादा है। लेकिन इस दौरान यूवी वहाँ सामने आ जाती है। भले ही वो एक छोटी बच्ची है, लेकिन यहाँ हमें जानने को मिलता है कि वो एक इमोर्टल ऑब्जेक्ट है। उसके पास इमोर्टलिटी की पावर है और उसकी पावर के आगे वो बॉस भी कुछ नहीं कर पाता और एक ही अटैक में यूवी उसे खत्म कर देती है। वैसे ऐसा करने की वजह से अभी यूवी को उसकी वो याददाश्त फिर से मिल चुकी थी, उससे सब कुछ याद आ जाता है। वो क्रीटो और असुना को बताती है कि वो एक इमोर्टल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि वो एक एआई की तरह है जिसे गेम के अंदर डेवलप किया गया था। उसका काम है सब प्लेयर्स के इमोशंस को कंट्रोल करना, लेकिन किसी गड़बड़ के चलते वो ऐसा नहीं कर पाती। वो सिर्फ दूसरे प्लेयर के इमोशंस को देखती रहती है। लेकिन एक टाइम पर उसने क्रीटो और असुना को देखा जिन्होंने इस गेम के अंदर ही खुशी को ढूंढ लिया था। मतलब कि बाकी प्लेयर्स जो यहाँ पर आए हैं वो इस चीज से परेशान है कि वो किस तरह से इस गेम को पार करें, जबकि क्रीटो और असुना दोनों ही खुश थे। यही चीज देखते हुए यूई ने फैसला किया कि वो इनसे आकर मिलेगी, लेकिन यहाँ इनसे मिलने के चक्कर में उसने अपनी याददाश्त खो दी। वैसे यूई ने भी उस बॉस लेवल क्रिएचर को हराने के लिए सिस्टम का यूज किया है, जिससे कि वो उस बॉस को डिलीट कर सके। लेकिन इस चीज का पता गेम के दूसरे एआई को लग जाता है, जो कि अब यूई को ही डिलीट करने लगा था। लेकिन यूई पूरी तरह से डिलीट हो इससे पहले क्रीटो तुरंत ही वहाँ उस कीबोर्ड से जो गेम से जुड़ा हुआ है उसे टाइप करते हुए एक इन गेम आइटम क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो यूई के प्रोग्राम को सेव कर सके। और अब वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। वैसे हम देखते हैं कि अब उनके वेकेशन को 2 हफ्ते बीत चुके थे। इसी वजह से गिल्ड की तरफ से एक अर्जेंट नोटिस आता है। वो तुरंत ही वहाँ गिल्ड में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लीडर बताता है कि उनकी एक टीम जिसमें 20 मेंबर्स थे वो एक मॉन्स्टर से लड़ने गए थे, जो कि बॉक्स लेवल का था। लेकिन वो जिस रूम में उससे लड़ रहे थे, जब वो रूम क्लियर हुआ तो वहाँ पर ना ही वो बॉस था ना ही वो उनके मेंबर्स। वैसे भी अगर वो प्लेयर्स हार चुके होते तो उनकी बॉडी वहाँ पर मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लीडर चाहते थे कि क्रीटो और असुना एक और टीम लेकर वहाँ पर जाएं और देखें कि वहाँ पर क्या गड़बड़ है। अभी क्रीटो असुना से मना करता है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि वो जगह खतरनाक होगी। पर असुना रोते हुए कहती कि नहीं, वो क्रीटो को अकेले जाने नहीं दे सकती। अब क्रीटो को बात माननी पड़ती है। हालांकि जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उनकी मुलाकात कैलिन और एजल से होती है, जो कि पहले ही उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब वो चारों अपनी एक और टीम बनाते हैं, मतलब कि और कुछ प्लेयर्स को लेकर वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उस कमरे के अंदर अभी कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ एंटर करते हैं तो वहाँ ऊपर की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला स्केलेटन टाइप का बॉस लेवल मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि इसका एक अटैक वहाँ उन प्लेयर्स को खत्म करते जा रहा था। लेकिन क्रीटो और असुना किसी तरह से उसके एक अटैक को डोज कर रहे थे अपनी तलवार की मदद से। यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए अभी उनकी गिल्ड का लीडर भी था। वो सभी टीम वर्क के साथ काम करते हैं और किसी तरह से उस स्केलेटन को हरा देते हैं। लेकिन उन सभी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सोच रहे थे कि ये 75th फ्लोर है, मतलब कि अभी 25th फ्लोर और बचे हुए हैं क्लियर करने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो 25th फ्लोर को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हर फ्लोर पर वो अपने साथियों को खोते जा रहे हैं। वैसे उसी दौरान यहाँ पर क्रीटो गिल्ड लीडर के सर के ऊपर एचपी को देखता है। सभी प्लेयर की एचपी ग्रीन होती है, जब वो फुल होती है आधी होने के बाद वो येलो हो जाती है और लास्ट स्टेज पर वो रेड कलर की हो जाती है। लेकिन आधी होने के बाद भी गिल्ड लीडर की एचपी ग्रीन कलर की थी। ये चीज क्रीटो को अजीब लगती है और उसे पता था कि ऐसा हो नहीं सकता। इसी वजह से ये चीज चेक करने के लिए वो तुरंत ही गिल्ड लीडर की तरफ अटैक करता है। लेकिन गिल्ड लीडर को अटैक लगे उससे पहले वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्रीटो के सामने एक टैग आता है जिस पर लिखा हुआ था इमोर्टल ऑब्जेक्ट। यही सेम टैग पहले यूवी के टाइम पर वहाँ सामने आया था। क्रीटो समझ जाता है कि इसका मतलब गिल्ड लीडर इमोर्टल है। अभी क्रीटो ये देखकर हैरान था और कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब जानबूझकर कोई इमोर्टल ऑब्जेक्ट को इस तरह से गेम के अंदर नहीं भेजेगा, वरना गेम का मजा ही बिगड़ जाएगा। लेकिन इसके बाद में क्रीटो को जानने को मिलता है कि असल में उसका गिल्ड लीडर मतलब ये इमोर्टल ऑब्जेक्ट असल में और कोई नहीं बल्कि अकीको काइबा है। आप इस पर्सन को नहीं जानते होंगे, ये वही पर्सन है जिसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम को
क्रिएट किया था, जिस गेम के अंदर अभी क्रीटो और बाकी सभी कैद है। ये कहता है कि ये बस मजे ले रहा है। इसे उम्मीद है कि क्रीटो ने किसी न किसी तरह से तो 100 फ्लोर तक पहुंच ही जाएगा, और वो बताता है कि 100 फ्लोर पर वो खुद क्रीटो से लड़ना चाहता था। लेकिन अब जब सीक्रेट पहले ही बाहर आ चुका है तो वो क्रीटो को चैलेंज करता है। अगर क्रीटो उसे हरा दे तो उसके बदले वो सभी प्लेयर को लॉग आउट करने की परमिशन दे देगा। ये फैसला लेना क्रीटो के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बाकी सारे प्लेयर्स और क्रीटो के दोस्त अभी उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, क्योंकि इसके दो कारण है। पहला कारण ये कि क्रीटो अगर लड़ने से मना कर देता है तो काइबा फिर से फ्लोर 100 पर चला जाएगा, मतलब क्रीटो को बहुत टाइम मिल जाएगा खुद को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही टाइम है, इसलिए क्रीटो ऐसा नहीं चाहता था। वो फैसला करता है कि वो फाइट करेगा और किसी भी तरह से काइबा को हराएगा। लड़ने से पहले वो काइबा से कहता है कि अगर यहाँ पर क्रीटो मारा जाता है तो काइबा किसी तरह से असुना को समझाएगा। उसका सिंपल मतलब ये था कि असुना ने यहाँ इस फ्लोर पर आने से पहले क्रीटो से ये कहा था कि अगर क्रीटो मारा गया तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से क्रीटो उसे अपने साथ लेकर आया था। लेकिन अब इस फाइट में क्रीटो मारा भी जा सकता है, क्योंकि अब ये बात गेम तक सीमित नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ का मैच है। यहाँ पर उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान क्रीटो अपने सबसे अच्छे मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जिस गेम के अंदर वो है उस गेम के एडिटर को हराना इतना मुश्किल हो सकता है। ये चीज क्रीटो समझ चुका था, क्योंकि काइबा उसके हर एक अटैक को रोक सकता था, और अब वो क्रीटो पर फाइनल अटैक करने वाला था, जो कि सच में क्रीटो की जान भी ले सकता था। लेकिन उस अटैक के सामने असुना आ जाती है और उस अटैक को खुद के ऊपर लेकर खुद की जान दे देती है। साथ इसके बाद अब काइबा ने सीधा अपनी तलवार चलाते हुए क्रीटो की बॉडी के आर पार कर दी थी। क्रीटो की जो एचपी थी वो पूरी 0 हो चुकी थी, मतलब कि क्रीटो मारा जाता है। लेकिन तब भी क्रीटो ने मरने से मना कर दिया था। वो जितनी पावर बची हुई थी उतनी पावर इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को काइबा की बॉडी के आर पार कर देता है। उसने फैसला लिया था कि भले ही आज वो मारा जाए, लेकिन वो काइबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर क्रीटो जैसे ही मरता है तो इसके बाद वो टेलीपोर्ट होते हुए एक खाली सी जगह पर आ गए थे, जहाँ पर असुना भी थी और साथ ही काइबा भी था। अभी काइबा कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने ये गेम क्यों डेवलप किया, और उसे लगा कि शायद इसका रीजन ये है कि वो ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहता था जहाँ पर कोई उसे कंट्रोल ना कर सके, जो कि रीजन सही था। यहाँ पर क्रीटो असुना आप एक आखिरी बार एक दूसरे को हक करते हैं, और वो दोनों बहुत खुश थे कि वो फिर से एक दूसरे से मिल पाए। इसके बाद अचानक से क्रीटो की आंख खुलती है और वो अभी हॉस्पिटल में था। वो फैसला करता है कि वो रियल लाइफ में भी असुना को ढूंढेगा, और बस इसी के साथ ये पार्ट यही पर एंड होता है। इसके आगे का पार्ट भी बनाया जा सकता है अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा सपोर्ट आए।